नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल संकल्प जीएस क्लासेज में। दोस्तों, अभी हम प्राचीन भारत के इतिहास का सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका संबंध दक्षिण भारत के राजवंशों से है। दोस्तों, अगर हम दक्षिण भारत के इतिहास को देखते हैं और वहाँ पर स्थापित होने वाले साम्राज्यों को देखते हैं, तो इसको हम लोग दो अलग-अलग कालखंड में पढ़ते हैं। पहला जो समय था वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच का था, जिसको हम लोग संगम युग के बारे में जानते हैं, और दूसरा जो समय काल है वो है 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच का। ठीक है दोस्तों, तो संगम युग से संबंधित हमने एक डिटेल वीडियो बना करके अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और संगम युग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान सकते हैं। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दक्षिण भारत के राजवंश, जो इसका उदय 500 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में हुआ, और इनका साम्राज्य जो है वो इन्हीं समय अवधि में स्थापित हुआ था। दोस्तों, इस समय के जो प्रमुख राजवंश थे वो थे चोल, पल्लव, चालुक्य। चालुक्य की 3 शाखाएं थी, वातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य। और राष्ट्रकूट का आगे चल करके राष्ट्रकूट साम्राज्य का भी उदय होता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम इन्हीं सभी राजवंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, टॉपिक बड़ा होने की वजह से इस टॉपिक से संबंधित हम लोग 2 पार्ट में वीडियो को लाएंगे, और हम जो इन सभी राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे उसका जो सीक्वेंस होगा, हम लोग सबसे पहले पल्लव वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वेंगी के चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कल्याणी चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, पार्ट 1 में हम लोग पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, और बाकी के जो वंश हैं उनको हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पल्लव वंश को देखते हैं। तो दोस्तों, पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था। इन्होंने 570 ईस्वी में पल्लव वंश की स्थापना दक्षिण भारत में किया था। दोस्तों, पल्लव वंश की अगर हम राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी कांची थी, जो वर्तमान में तमिलनाडु में कांचीपुरम नामक शहर से जाना जाता है। दोस्तों, सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके अलावा एक कृतार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। दोस्तों, यही ग्रंथ है कृतार्जुनियम, जिससे हमें पल्लव वंश के बारे में जानकारी भी मिलती है। यानी कि पल्लव वंश के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत जो है वो कृतार्जुनियम है, जिसको भारवी ने लिखा था, और वो पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु के दरबार में दरबारी कवि थे। दोस्तों, सिंह विष्णु की अगर हम बात करें तो सिंह विष्णु एक प्रतापी शासक था, तथा इन्होंने चेर, चोल और पांड्य को पराजित किया था। इसके अलावा इन्होंने मामल्लपुरम में बाराह मंदिर का निर्माण कराया, जिसका नाम और उस मंदिर का जो नाम था वो था महाबलीपुरम। ठीक है दोस्तों, अगर हम पल्लव वंश के शासक की वंशावली को देखें तो पल्लव वंश के संस्थापक के बारे में हम बता ही चुके हैं कि सिंह विष्णु थे। सिंह विष्णु का उत्तराधिकार होता है वो महेंद्र वर्मन प्रथम होता है। महेंद्र वर्मन प्रथम का उत्तराधिकार नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम का उत्तराधिकार होता है महेंद्र वर्मन द्वितीय। महेंद्र वर्मन द्वितीय का उत्तराधिकार होता है परमेश्वर वर्मन प्रथम। परमेश्वर वर्मन प्रथम का जो उत्तराधिकार होता है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय, और नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो उत्तराधिकार होता है वो होता है परमेश्वर वर्मन द्वितीय। दोस्तों, मैंने जानकारी के लिए इन सभी राजाओं के नाम बता दिए हैं, लेकिन हमें इन सभी राजाओं के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। हम इनमें से महत्वपूर्ण शासकों के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे, जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बाकी के राजा उतने महत्वपूर्ण नहीं है, और एग्जाम में भी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सिंह विष्णु का जो उत्तराधिकार हुआ वो हुआ महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मत के अनुयायी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया। दोस्तों, महेंद्र वर्मन जो था
वो शुरुआत में जैन धर्म को मानता था, लेकिन तमिल संत अपर के प्रभाव में आने के बाद क्या हुआ, ये शैव बन गया। ठीक है। इन्हीं के समय में वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिनी द्वितीय ने आक्रमण किया और महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। दोस्तों, महेंद्र वर्मन के समय में ही चालुक्य वंश के शासक होते पुलकेशिनी द्वितीय, इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। वो जो है इनके राज्य पर हमला करता है और महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित करके इनके राज्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कब्जा कर लेता है। ठीक है। और यहीं से चालुक्य और पल्लव के बीच जो है वो दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है, जो लगभग 150 वर्षों तक ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। महेंद्र वर्मन का उत्तराधिकार नरसिंह वर्मन प्रथम हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम का काल पल्लव वंश में सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिनी द्वितीय को हरा करके वातापी पर कब्जा कर लिया और इस तरह उन्हें वातापी कोड की उपाधि मिली। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम का बदला लेता है और फिर से चालुक्य वंश पर हमला करके पुलकेशिनी द्वितीय को हरा देता है और उसके द्वारा कब्जा किए हुए अपने राज्य का जो भूभाग होता है उसको वापस लेता है। साथ में हुए उनमें भी राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेता है और इस युद्ध के विजय के उपरांत ये वातापी कोड की उपाधि ग्रहण करता है। दोस्तों, चीनी यात्री हंसांग नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ही दक्षिण भारत का दौरा किया था। दोस्तों, हम लोग पीछे वर्धन वंश के बारे में पढ़े हैं, तो वहाँ हमने बताया हुआ है कि हंसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय में भारत नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, परंतु वह लगभग 12 वर्ष तक भारत में रहता है। तो भारत में रहने के दौरान वह भारत की संस्कृति को समझने के लिए, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए पूरे भारत का भ्रमण करता है। इसी क्रम में वह दक्षिण भारत में जाता है और जिस वक्त ये दक्षिण भारत में जाता है तो उस वक्त वहाँ का जो राजा होता है वो नरसिंह वर्मन प्रथम होता है, यानी कि नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में यह हंसांग जो है वो दक्षिण भारत की तरफ भ्रमण के लिए गया था। इसके अलावा नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण कराया था, जिसकी संख्या 7 है। तो दोस्तों, सन 695 ईस्वी में पल्लव वंश के शासक के रूप में नरसिंह वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो नरसिंह वर्मन द्वितीय हुआ था। ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के अगर शासनकाल की बात करें तो ये इसका जो काल था वो शांतिपूर्ण का काल था, जिसके वजह से क्या हुआ कि संस्कृति को अधिक से अधिक इसके समय में बढ़ावा दिया गया। अब देखिए दोस्तों, राजा का काम क्या होता है, या तो अपने साम्राज्य का विस्तार करना, इसके लिए हमेशा युद्ध लड़ना, और अगर युद्ध की स्थिति नहीं है, राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो राजा क्या करेगा? राजा अपने प्रजा का ख्याल रखेगा, गीत संगीत का आयोजन करवाएगा, नए नए महल बनवाएगा, तो इससे क्या होगा, संस्कृति को बढ़ावा मिलेगी। तो इसीलिए इसका काल जो था वो शांतिपूर्ण का काल था, इसीलिए इसके समय में संस्कृति को काफी ज्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मंदिर निर्माण की राजसिंह शैली के जनक नरसिंह वर्मन ने अपने कार्यकाल में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिनमें कांची का कैलाशनाथ मंदिर, इसके अलावा ऐरावतेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर मुख्य है। दोस्तों, इन्होंने मंदिर निर्माण की एक तकनीक का विकास किया था जिसे राजसिंह शैली कहा जाता था, और इसके अंतर्गत इन्होंने कांची का कैलाश मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है दश कुमार चरित, और इनके जो लेखक है वो दंडी है, और वो दंडी जो तो वे प्रसिद्ध संस्कृत के कवि थे, वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। दोस्तों, जैसे मैंने भारवी के बारे में, कृतार्जुनियम के बारे में बताया है, दश कुमार चरित्र दंडी के बारे में बताया है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये कई एग्जाम एसएससी बीपीएससी रेलवे में ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। वैसे तो मैंने जितने भी इस टॉपिक के अंतर्गत अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से एक एक तथ्यों को देखेंगे।
दोस्तों अपराजित वर्मन को पल्लव वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इनकी अयोग्यता और कमजोरी के चलते पल्लव वंश का शासनकाल खत्म हो गया। इनके समय में चोल वंश के शासक इनके सामंत के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इनकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर आदित्य प्रथम ने अपराजित वर्मन को मौत के घाट उतार दिया और पल्लव वंश के कार्य क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया। दोस्तों पल्लव वंश के अगर सबसे अंतिम शासक की बात करें तो उनका नाम अपराजित वर्मन था। ठीक है, परंतु यह एक अयोग्य और कमजोर शासक था, जिसके वजह से क्या हुआ, इनके जो सामंत थे, देखिए दोस्तों, संगम युद्ध में चोल वंश एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है, परंतु धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। और जब पल्लव शासकों के द्वारा, जैसे सिंह विष्णु के बारे में हमने बताया कि उन्हें चेर चोल पांड्य सबको हरा करके अपने क्षेत्र में मिला लेता है, तो उस समय में चोल की शक्ति काफी कमजोर हो जाती है। इस वजह से वो क्या करता है, पल्लवों की अधीनता को स्वीकार कर लेता है और उसके सामंत के रूप में काम करने लगता है। परंतु आगे चल करके जैसे ही पल्लव वंश का कमजोर शासक गद्दी पर बैठता है, तो इसका जो पिता होता है आदित्य प्रथम का, विजयालय, जिन्होंने चोल वंश के द्वारा पुनर्स्थापना करता है, वो अपने क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करवा लेता है, परंतु वो अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं कर पाता है। और इनका जो पुत्र होता है आदित्य प्रथम, वो पल्लव वंश के सामंत के रूप में ही काम कर रहा होता है। परंतु जब अपराजित वर्मन शासक बनता है तो ये इतना कमजोर होता है, और इनकी कमजोरी को फायदा उठा करके आदित्य प्रथम क्या करता है, अपराजित वर्मन की हत्या कर देता है और पल्लव वंश के क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है और चोल साम्राज्य की पुनर्स्थापना जो है वो स्वतंत्र शासक के रूप में करने में सफल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चोल वंश के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, चोल साम्राज्य की पुनः स्थापना विजयालय ने 850 ईस्वी में किया था तथा वो 871 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। ठीक है, जो आरंभ में पल्लवों के सामंती सरदार था। जैसे आप लोगों को बता चुके हैं कि चोल वंश 3री शताब्दी 300 ईस्वी के आसपास काफी समृद्ध साम्राज्य था, परंतु धीरे धीरे इसके शक्ति क्षीण हो गई और चोल वंश जो है वो पल्लवों के सामंत के रूप में काम करने लगा। ठीक है, परंतु जैसे ही पल्लव वंश का शासक कमजोर हुआ तो क्या किया, इन लोगों ने पुनः पल्लवों के साम्राज्य के ऊपर जो है अपने साम्राज्य की पुनर्स्थापना। ठीक है, इन्होंने चोल साम्राज्य की पुनः स्थापना के साथ ही इन्होंने अपनी राजधानी जो है तंजौर जो था, वो पल्लव वंश के अधीन आने वाले क्षेत्र था, उस पर अधिकार कर लिया और उसे अपने राजधानी के रूप में घोषित कर दिया। दोस्तों, अगर हम चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक की बात करें जो 900 से 500 जिसका उदय जो है 9वीं शताब्दी के में पुनः हुआ, तो उसमें तो विजयालय प्रथम थे, उसका उत्तराधिकार आदित्य प्रथम हुआ, उसका बाद परांतक प्रथम, उसके बाद राजा राज प्रथम, उसके बाद राजेंद्र प्रथम, उसके बाद राजाधिराज प्रथम और उसके बाद राजेंद्र द्वितीय। तो दोस्तों, इसमें भी हम लोग सभी राजाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में भी क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, विजयालय के बारे में हम बता चुके हैं, इन्होंने चोल साम्राज्य की पुनर्स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था और इनकी मृत्यु जो है वो 1871 ईस्वी में हो जाती है। और विजयालय के मृत्यु के उपरांत चोल वंश का अगला जो शासक बनता है, यानी विजयालय का जो उत्तराधिकार होता है, वो होता है आदित्य प्रथम। ठीक है, और आदित्य प्रथम जो है, इसने अपने वंश की शक्ति और सम्मान को जो है वो बढ़ाने का काम किया। उसी के शासन काल में 1897 ईस्वी तक चोल इतने शक्तिशाली हो गए थे, उन्होंने पल्लव शासक को पराजित कर उसकी हत्या कर दी और संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इस प्रसंग के बारे में हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद परांतक प्रथम राजा बनता है। शुरू में यह जो चोलों के प्रभाव को बनाए रखता है, जो आदित्य प्रथम या विजयालय के द्वारा जो प्रभाव अपना स्थापित किया जाता है शक्तिशाली शासक के रूप में, तो शुरुआत में परांतक प्रथम भी उस प्रभाव को बनाए रखने में सफल होता है और उसके तहत उसने पांड्य राज्य को जीत लेता है और खुद को मदुरई कोंड की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है,
मदुरई कोंड की अगर हम हिंदी में अर्थ जानने का, इसका मतलब था मदुरई का विजेता, जो कि पांड्य शासक की राजधानी थी, तो उसको जीत लेता है और उस जीत के उपलक्ष्य में अपने आप को एक उपाधि से सुशोभित करता है, जिसे मदुरई कोंड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, परंतु जब चोल साम्राज्य पर राष्ट्रकूटों का आक्रमण होता है तो परांतक प्रथम उसमें पराजित हो जाता है और राष्ट्रकूट के जिस शासकों के द्वारा हमला किया है उसका नाम कृष्ण तृतीय होता है और वो 949 ईस्वी में जो है वो चोल वंश पर हमला करता है। ठीक है, और वह परांतक प्रथम को हरा करके चोल साम्राज्य के उत्तरी हिस्सा जो होता है उस पर अधिकार कर लेते हैं। दोस्तों, परांतक प्रथम के बाद जो महत्वपूर्ण शासक चोल वंश की गद्दी पर बैठता है उसका नाम राजा राज प्रथम होता है। और चोल वंश की अगर सबसे प्रतापी शासक की बात करें तो राजा राज प्रथम ही होता है। ठीक है, वास्तव में इसका नाम अरमोली वर्मन होता है और राजा राज जो है वो इसकी उपाधि होती है जो इन्होंने अपने आप को दी हुई थी। ठीक है, लेकिन इसका असली नाम अरमोली वर्मन होता है। ठीक है दोस्तों, चोल साम्राज्य के यह पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को दक्षिण भारत से लेकर के श्रीलंका तक फैला दिया और यही वजह थी कि राजा राज प्रथम को चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। दोस्तों, राजा राज प्रथम जो था उसने दक्षिण भारत के पूरे क्षेत्र को तो जीत ही लिया था और उसे अपने अधीन कर ही लिया था। इसके अलावा इसने साम्राज्य की सीमा जो है वो श्रीलंका तक फैला दिया था और श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा है उसको भी जीत लिया था। ठीक है, यही वजह है कि राजा राज प्रथम को जो है वो चोल वंश की सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है। दोस्तों, राजा राज प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का उत्तराधिकार बनता है, यानी चोल वंश का राजा बनता है और यह भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना साम्राज्य विस्तार पर जो है ध्यान दिया और इसके परिणाम स्वरूप चोल राजवंश की शक्ति जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गई, काफी शक्तिशाली हो गई थी। उन्होंने न सिर्फ पांड और चेर राज्यों को जीता बल्कि श्रीलंका को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। दोस्तों, राजा राज प्रथम के द्वारा श्रीलंका का सिर्फ उत्तरी हिस्सा को ही जीता गया था, लेकिन जब इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम शासक बनता है तो यह अपने पड़ोसी राज्य जो पांड और चेर था उसको तो जीत करके चोल वंश साम्राज्य में मिला ही लेता है, साथ ही यह श्रीलंका पर भी कब्जा कर लेता है, श्रीलंका को भी चोल साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम चोल साम्राज्य से संबंधित अन्य तथ्यों को देखें तो चोल साम्राज्य की जो सबसे मुख्य विशेषता थी, उसके प्रशासन को जो मुख्य विशेषता थी वो स्थानीय शासन थी। उन्होंने स्थानीय निकायों को काफी स्वायत्तता दे रखी थी। ठीक है, इसीलिए चोल प्रशासन के स्थानीय प्रशासन को सबसे बड़ी विशेषताओं के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, हमने प्रांतों या राज्यों के बारे में नहीं बताया क्योंकि इनका भी संबंध जो है वो पूर्ववर्ती शासक या पूर्ववर्ती था कि देश को प्रांतों में बांट देना, प्रांतों को जिलों में बांट देना। तो मैंने ये कई वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये बताना मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। ठीक है, और क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राज्य का जो आय का मुख्य स्रोत था वो भूमि कर था, जो उस समय में उपज के 1/3 भाग हुआ करते थे। इसके अलावा ब्राह्मणों के धार्मिक कार्यों के एवज में कर मुक्त भूमि दिया जाता था, जिसे उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं होती थी और ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों, चोल काल में सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। इसके अलावा चोल काल में जो व्यापारी समूह होते थे, व्यापार करने वाले लोगों का जो समूह होता था उसको मणिग्राम कहा जाता था। क्या दोस्तों, चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वो कावेरी पत्तनम था। दोस्तों, हमने पिछले संगम युद्ध के वाले वीडियो में भी बता चुके हैं और यहाँ भी बता दे रहे हैं कि चोल शासक के पास एक बहुत बड़ी नौसेना भी थी और इस नौसेना के दम पर इन्होंने पूरे हिंद महासागर में जो है अपना कब्जा जमाया हुआ था। ठीक है, और जाहिर सी बात है
कि अगर नौसेना होगी तो बंदरगाह भी होगी और इन लोगों का व्यापार भी जो है वो रोमन एम्पायर के साथ होता था। तो उस समय चोल के समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो कावेरी पत्तनम या कावेरी पट्टनम था। इसके अलावा दोस्तों नीचे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये संगोल है, ठीक है। इसकी अभी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं क्योंकि हमारे देश का जो नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है उसमें इस संगोल को प्रस्थापित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस संगोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। चोल जो शासक होते थे वो अपने हाथ में ये जो संगोल जिसको बोलते हैं, अगर इसको हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो ये एक तरह से राजदंड टाइप का होता था जो चोल राजा अपने हाथों में धारण करते थे, ठीक है। और ये उनके शक्ति और अधिकार का प्रतीक होता था। ये ऐसा माना जाता था कि उनके शक्तियों के प्रतीक के रूप में इनको चोल राजा जो होते थे वो अपने हाथ में धारण करते थे, जिससे उनकी शक्ति प्रदर्शित होती थी, ठीक है। उन्हीं शक्तियों के प्रतीक के रूप में इनको जो है उसको जो है संगोल को हमारे जो नया संसद भवन बना है उसमें प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि इस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है कि ये राजशाही प्रतीक को संसद भवन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि संसद भवन तो लोकतंत्र का प्रतीक है। परंतु दोस्तों अगर मेरा ओपिनियन इस पर पूछा जाए, हाँ ठीक है, ये है तो राजशाही का ही प्रतीक और लोकतंत्र में राजशाही का प्रतीक को उतना महत्व तो नहीं मिलना चाहिए। परंतु दोस्तों अगर संस्कृति के तौर पर इसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इसमें कोई नुकसान भी नहीं होता है। अगर इस तरह की बात है तो भारत लोकतांत्रिक देश है। राजतंत्र के समय के जितनी भी मंदिरें हैं, जितनी महल है, भवन है, सबको तोड़ के हटा देना चाहिए। जबकि लाल किला पर तो उस हिसाब से तो लाल किला को भी तोड़ के हटा देना चाहिए, जबकि देश के मतलब सारे प्रधानमंत्री जो वहाँ से संबोधन करते हैं। तो इस पर इतना ज़्यादा बवाल मचाने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। जितना